अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे मुल्क की अदलिया का जो आखिर में नंबर है वो ऐसे नहीं आया। उसके लिए हमारी अदलिया ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे कारनामे ऐसे सरअंजाम दिए हैं कि बतदरीज पीछे होते 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 बिल्कुल अब हम लास्ट में पहुँच चुके हैं। उसकी एक मैं मिसाल अभी आपके सामने रख देता हूँ। 26 नवंबर एहतजाज, पीटीआई के अदालत से डिस्चार्ज, दर्जनों मुल्ज़िमान दोबारा गिरफ्तार। एटीसी के जज अबुल हसनात ने मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज करते हुए कहा था कि अगर पुलिस ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो ज़िम्मेदार पुलिस एहलकारों को अदालत के अंदर ही हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और इन्होंने जब तहरीक इंसाफ के तकरीबन 80 से ज़ायद कारकुनान को केस से डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज ये होता है कि केस मतलब ख़त्म हो गया। केस ऐसा था कि जो झूठा था, जो फ्रीवलस था, जो बोगस था, जिस केस में कोई इस्तगासा के पास सबूत ना हो, उस केस को अदालत डिस्चार्ज कर देती है। तो इस केस को डिस्चार्ज किया गया, यानी इसमें ना तो ज़मानत रखवाने की ज़रूरत है, ना ज़मानत निकलवाने की ज़रूरत है, ना तारीखों पे पेश होने की ज़रूरत है। ये होता है जी आपका केस ही ख़त्म हो गया। अब जज साहब ने जब ऐसा किया तो उन्हें चूंकि पता था कि हमारी अदलिया की, पुलिस की नज़र में कितनी वुकत है, तो उन्होंने साथ में ये कह दिया कि अगर किसी ने इनको दोबारा गिरफ्तार किया तो मैं उन्हें अदालत में हथकड़ियां लगवा दूंगा। इन्होंने ये कहा, और मुल्जिमान जब रिहा होकर अदालत से बाहर निकले, इनके कोर्ट रूम से बाहर निकले, तो उस कॉम्प्लेक्स की हदूद में, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वो सहन है, वहां पर ही पुलिस ने इन तमाम लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 8:30 बजे रात की बात है, ये हफ्ते को। अब आप देख लीजिए, चूंकि पुलिस अदालतों के अहकामात को जूते की नोक पर रखती है, अपने जूते के नीचे रखती है, यहाँ तक कि एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस वाला भी इतना ताकतवर हो चुका है, इतना रऊनत से भर चुका है, इतना मुतकब्बिर हो चुका है कि वो अदालतों को कुछ नहीं समझता। दूसरी जानिब जो हमारी अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उन्हें भी अपने इख्तियारात का शायद इल्म नहीं है कि उनके पास कितने इख्तियारात हैं। वो अगर चाहें तो अपने हर हुक्म को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। वो फ़ौरन से पहले अपने हर हुक्म की तामील करवा सकते हैं अगर उनमें थोड़ी सी जुर्रत हो तो। मगर यहाँ चूंकि पुलिस को पता था, उन्हें उन तमाम को पकड़ा और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और मैं अर्ज कर रहा था कि उसी इहाते के अंदर से ही, हालांकि पहले ये हुआ करता था कि बाहर निकलकर अदालत की हुदूद से फिर वहां पर जाकर ऐसा होता था, मगर यहाँ पुलिस ने दीदा दिलेरी से, बदमाशी से लोगों को उठाया। और सिर्फ उठाया नहीं, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये एक एसएचओ है। अब ये अल्लाह जानता है कि ये सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, लेकिन क्योंकि इसका एक फोटो नवाज शरीफ के साथ सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर गर्दिश कर रहा है, और उसमें है कि नवाज शरीफ ने इसको थपकी दी हुई है, इसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये एसएचओ इशफाक वड़ैच है, जो कि पिंडी इस्लामाबाद के थानों में इसकी पोस्टिंग की जा रही है। ये कह रहा है मीडिया से कि मीडिया पीछे चला जाए। जब इन्होंने कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू किया तो मीडिया के लोगों ने उनके फुटेजेस बनाए, तो उस पर इसने धमकियां दी और कहा कि मीडिया पीछे चला जाए वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। जो मीडिया वाला बात नहीं मानता उसको फौरी गिरफ्तार करके एहतजाज केस में डाल दो। ये है एहतजाज केस और 9 मई केस की हैसियत। इस तरह से लोगों को डरा धमका कर हर बेगुनाह को उसी में फिट कर दिया जाता है। या तो उनसे
पैसे बटोरे जाते हैं, लाखों की रकूम हासिल की जाती हैं, या फिर उन्हें डराया धमकाया जाता है। अब ये खुद कह रहे हैं, ये आप देख लीजिए, एक एसएचओ की क्या हैसियत होती है, क्या औकात है उसकी, वो ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुकदमे से डिस्चार्ज पीटीआई कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार करते हुए एसएचओ इशफाक वड़ाइच की एहलकारों को हिदायत, अब ये इसने हिदायत जारी कर दी हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं साकिब बशीर, वो कहते हैं कि पहले रवायत पड़ी कि एक एक की ज़मानत होती थी तो अदालत के बाहर से दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब वो रवायत भी टूट गई। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 70 से ज़ायद कारकुनान को केस से डिस्चार्ज करके रिहा करने का हुक्म दिया। पुलिस ने हुक्म हवा में उड़ाकर तमाम को उसी जगह से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब देखते हैं कि जज साहब ने जो ये कहा था कि मैं अदालत में ही उन्हें हथकड़ियां लगवाऊंगा, अब इनका पता चल जाएगा कि अगर इन्होंने अपने हुक्म की पासदारी की तो अदलिया का वकार बुलंद हो जाएगा, और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो पुलिस वाले और मजीद ताकतवर हो जाएंगे, उन्हें और हौसला मिलेगा, वो और अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरेंगे, वो अदालती अहकामात को अपने बूटों तले रोंदेंगे। लीगी रहनुमा राना एहसान कहते हैं, ये आप देखते जाएं, यहाँ एक से एक हीरा भरा हुआ है। नून लीग में एक से एक हीरा है। आप ख्वाजा आसिफ को देख लें, आप अता तारड़ को देख लें, आप राना सना को देख लें, आप इसी तरह से आप नाम लेते जाएं, आप तलाल चौधरी को देख लें। अब ये पेश खिदमत है राना एहसान। ये कहते हैं कि गोलियां आपने चलाई, रियासत ने तो कोई गोलियां नहीं चलाई। अब आप देखें ना, इन्हें कुछ कहने को दिल करता है, जब ये ऐसी बेहुदा बातें करते हैं तो इंसान का पारा हाई हो जाता है। अब कह रहे हैं कि गोलियां तहरीक इंसाफ वालों ने चलाई हैं, रियासत ने तो कोई गोली नहीं चलाई। तो फिर आपके पास तो फुटेजेस होंगी ना सारी, आप पेश कर दें। आप हुकूमत हैं, सब कुछ आपके पास है। तहरीक इंसाफ तो अदालत में जा चुकी है कि हमें फुटेजेस दी जाएं, हमें पिम्स की, पोली क्लिनिक की और जहां डी चौक की तमाम फुटेजेस दें। आप तो नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ ने तो 9 मई की फुटेजेस के लिए भी कहा था, वीडियोस के लिए भी कहा था कि वो आप दे दें सीसीटीवी फुटेजेस के लिए, लेकिन आप आज तक वो आपने नहीं दी। अब यहाँ आप थोड़ा सा गैरत करें और ये तमाम फुटेजेस निकाल कर ले आए और वहां पर दिखा दें कि जी देखें, ये तहरीक इंसाफ वालों ने गोलियां चलाई हैं। तो झूठ का कोई हद होती है, कोई गिरने की कोई हद होती है। वो कह रहे हैं जो गोलियां आपकी बॉडी में मौजूद हैं ले आए सबूत के तौर पर। अब इसको कोई समझाए कि जो गोलियां उन्हें लगी थीं क्या वो अब तक उनके जिस्मों में पैवस्त होंगी। 26 नवंबर का वाकया है, आज 16 दिसंबर हो चुकी है। आप ये देखें, क्या 20 दिन तक वो गोलियां उनके जिस्मों में रहेंगी। आपके पास तमाम फुटेजेस हैं, हॉस्पिटल्स की भी हैं, आप वो ले आए। फिर कह रहे हैं कि अगर हमारी तरफ से हवाई फायरिंग हुई या किसी पर सीधी गोलियां चली तो वो रबर बुलेट्स थीं। आप इनकी ढिठाई को चेक करते जाएं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि गुज़श्ता 18 महीनों से हम खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे कि हमारे भाई के जेल से बाहर जाने वाले बयानात और हिदायत को किस तरह जानबूझकर मसख किया गया या उन पर अमल नहीं किया गया। बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी मंसूब की गईं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं थीं। इस बयान से अलीमा खान साहिबा ने तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत पर कई सवालात उठा दिए हैं। इनके बयान से साफ वाज़ेह है कि जो खान साहब जेल के अंदर से बयानात देते थे, जो कहा करते थे कि ये जाकर मेरी पार्टी के लोगों को बताएं, ये पैगाम दें, इसका मतलब है कि उसमें कुछ मिक्सिंग की जाती थी या उसमें से किसी चीज़ को मनफी कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था।
اسی لیے تو تحریک انصاف کے کارکنان اپنی باہر موجود لیڈرشپ سے سخت نالاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور یہ جان بوجھ کر بات کو سنسر کر کے باہر لاتے ہیں۔ امیر حیدر ہوتی جو اے این پی کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے بھی گواہی آ گئی جو عمران خان صاحب پہلے دن سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امیر حیدر ہوتی کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم سے کہا کہ عمران خان اقتدار میں آئے گا تو پسند کے آرمی چیف اور صدارتی نظام کے ذریعے آپ کی سیاست ختم کر دے گا۔ جنرل باجوہ کی جو دوغلی پالیسی تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف وہ ان سیاسی پارٹیوں سے کہتے تھے کہ عمران خان آئے گا تو وہ یہ کر دے گا، تم لوگوں کو جیلوں میں ڈالے گا، 10-15 سال کے لیے وہ آ کے پکا ہو جائے گا، اور جمہوریت کو ہٹا کر، یعنی پارلیمانی سیاست کو ہٹا کر وہ صدارتی نظام لے آئے گا اور خود صدر پاکستان بن کر اکلوتی طاقت، یعنی اپنے پاس ہی وہ طاقت کو مرکوز رکھے گا، جیسا کہ امریکہ میں تمام طاقت صدر کے پاس ہے، کیونکہ وہاں صدارتی نظام ہے۔ ہمارے یہاں پارلیمانی ہے تو یہاں وزیر اعظم ہے، اسے پھر ووٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس نے، جنرل باجوہ نے تمام سیاسی جماعتوں کے دل میں یہ خوف بٹھایا عمران خان کا کہ آپ لوگوں کو آ کر وہ جیلوں میں ڈالے گا، اور اس طرح سے وہ پھر 10-15-20 سال کے لیے پکا ہو جائے گا۔ دوسری طرف وہ امریکہ کو جا کر کہتا تھا کہ عمران خان اتنا خطرناک ہے، تمہارے خلاف ہے، اور وہ جا کر اسلام کو نافذ کرے گا، وہ بہت پکا مسلمان ہے، اور وہ چین کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا، وہ آپ سے زیادہ چین کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ساری کھچڑی پکائی اور ہر طرف سے عمران خان کو اکیلا کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہا کہ میری حکومت کو جنرل باجوہ نے ہٹوایا ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اب حق سامنے آتا جا رہا ہے۔ نبیل گبول کہتے ہیں کہ بلاول اسی حکومت میں وزیر اعظم بنیں گے، نون لیگ خود ان کو ہار پہنا کر وزیر اعظم بنائے گی۔ اب یا تو یہ اس بیان سے ہے کہ ان دونوں کی ڈیل ہے، اور یا یہ ہے کہ آدھا ٹائم آپ گزارو، آدھا ٹائم ہم کریں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے جتنی کوششیں، جتنا زور، جتنی چاپلوسی اور خوشامد بلاول زرداری نے کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نون لیگ کو آزما چکی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ کسی قابل نہیں ہے کہ وہ ان کے کسی کام آ سکے، اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید بلاول زرداری کو حکومت میں لائے جانے کا امکان ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے کہ گوہر اعجاز کا ہزاروں میگا واٹ بجلی کے پیسے عوام سے لیے جانے کا انکشاف ہے۔ گوہر اعجاز جو کہ سابقہ وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نقصانات کی سبسڈی صارفین سے وصول کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی پیدا ہی نہیں ہو رہی، اس کے پیسے بھی عوام سے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 86% بجلی نیوکلیئر انرجی سے آ رہی ہے، اس کے باوجود حکومت صارفین سے مزید 100 ارب روپے وصول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی۔ اگلی خبر ہے کہ نیب کے سابق ڈی جی نیب کو نا تجربہ کار قرار دے دیا ہے۔ نیب نے اپنے ہی ڈی جی نیب کو نا تجربہ کار قرار دے دیا ہے۔ سابق ڈی جی نیب سلیم شہزاد کی نیب انکوائری کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیب کو سلیم شہزاد کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی گئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے نیب افسر شہزاد سلیم کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب پرازیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم آرمڈ فورسز میں سرونگ افسر تھے اور ڈیپوٹیشن پر نیب میں آ گئے، لیکن ان کا
तजर्बा नाकाफी था, इसलिए उनकी नैब में भर्ती के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। चार्जशीट भी कर दिया गया। अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि नैब को अब जाकर एहसास हुआ कि सलीम शहजाद का तजर्बा पूरा नहीं था। वाज़ेह रहे कि ये 20 से 25 साल इनको हो चुके हैं नैब में, और ये इतनी अहम तरीन ओहदों पर पोस्ट रहे हैं, तैनात रहे हैं। अब जाकर हुकूमत को ये एहसास हो रहा है, नैब को ये एहसास हो रहा है कि ये तो इनका इतना तजर्बा ही नहीं था। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये हुकूमत के कहने में नहीं आ रहा है। जो हुकूमत कहना चाह रही है मुबैना तौर पर, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ये मैनेज नहीं हो रहे, ये हुकूमत की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, इसलिए इन्हें अब हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे की तैयारियां कर ली गई हैं। अब आप अंदाजा करें कि इस मुल्क में जहां लोग गुर्बत से मर रहे हैं, जिन्हें 3 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, जहां गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, वहां पर ये इतना इजाफा किया गया है। पंजाब का 19वां इजलास आज होगा, जिसका एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसमें अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पेश कर दिया गया है। अब आप इसमें देखते जाइए कि ये अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1 लाख रुपए माहवार है। अभी आजकल बिल की मंजूरी के बाद तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाएगी, यानी फी एमपीए, एक एमपीए की तनख्वाह में 4 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है। सूबाई काबीना ने यह फैसला अपने गुज़श्ता इजलास में एक्स एजेंडे के तौर पर किया था, जिसके मुताबिक एमपीए की तनख्वाह 5 लाख, स्पेशल असिस्टेंट और मुशीर की तनख्वाह 7 लाख, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 लाख, सूबाई वजीर की तनख्वाह 10 लाख, स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख रुपए होगी। इसमें अपोजिशन लीडर की तनख्वाह का जिक्र नहीं किया गया, ना उसे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह से अब देख लीजिए हमारे मुल्क का हाल इन्होंने क्या कर दिया, और अपने लिए और अपने चापलूसों के लिए, खुशामदियों के लिए, जो इनके साथ खड़े हैं, उनके लिए इन्होंने किस तरह से मरात हासिल कर ली हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।